अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरी उम्र 86 साल है। मैं जालंधर से 12-13 मील दूर एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ था। वहाँ सब किसान थे। मैंने होश संभालते ही बाप के साथ खेती बाड़ी शुरू कर दी। जब 1914 में जंग अज़ीम शुरू हुई तो अंग्रेज़ों ने फौजी भर्ती के लिए छोटे छोटे गांव और देहात का रुख किया और वहां से अच्छी सेहत और कद काट के नौजवानों को फौज में भर्ती किया। मैं भी इसी तरह अंग्रेज़ी फौज का हिस्सा बना। उन दिनों अंग्रेज़ तुर्कों से लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मस्जिदों से वाज किए जा रहे थे कि तुर्क हमारे मुसलमान भाई हैं, इसलिए एक मुसलमान के साथ लड़ने वाला काफिर होकर मरेगा। हर जगह यही बात हो रही थी, तो जाहिर है कि हम पर भी असर होना था। हमारे मुसलमान रिसालों में बड़ी बेचैनी पाई जाती थी। किस्सा मुख्तसर, हमने हर सख्ती बर्दाश्त की और अंग्रेज़ों की ये बात मानने से इनकार कर दिया कि हम तुर्कों से लड़ें। आखिर उन्होंने हमारा कोर्ट मार्शल तो ना किया, लेकिन हमारे रिसाले को फौज से निकाल दिया। मैं भी अपने गांव वापस आ गया। मैं घर आया तो मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा था। मैं बड़े फ़ख्र से कहने लगा कि मैंने तुर्कों के हक़ में अंग्रेज़ बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत की है। इस खबर ने मुझे बहुत दुख दिया कि तुर्कों को शिकस्त हो गई है। मेरे गांव के मुसलमान रोए भी थे। मुझे मालूम नहीं कि तुर्कों की शिकस्त की वजह क्या थी, लेकिन मेरा सर फिर भी फ़ख्र से ऊंचा था कि मैं तो तुर्कों के ख़िलाफ़ नहीं लड़ा ना। मेरे बाप ने मुझे कहा कि मैं हर किसी के साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बातें ना किया करूं, ये जुर्म है। मैं बाज ना आया। घर आने के तकरीबन 1 महीने बाद एक कांस्टेबल हमारे घर आया और कहने लगा कि मुझे थाने बुलाया गया है। मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि उसे पूरी बात का तो पता नहीं, पर इतना पता है कि कोई सरकारी चिट्ठी आई थी। मैं थाने चला गया। थाना 4 मील दूर था और थानेदार एक शाह साहब था। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, वो खुद तो मर चुका होगा, मगर उसकी आल औलाद पाकिस्तान में है। उसने मुझसे मेरा नाम और वल्दियत पूछी, फिर मेरा फौजी नंबर पूछा। मैंने बताया। शामदीन, उसने कहा, तुम हुकूमत के खिलाफ बगावत में शामिल हुए थे। इस जुर्म में तुम्हें फौज से निकाल दिया गया है। अब तुम मुश्तबा शख्स हो। हुक्म आया है कि तुम पर नज़र रखी जाए। मुझे पहले ही खबर मिल चुकी है कि तुम हुकूमत के खिलाफ बातें करते रहते हो। तुम गरीब आदमी हो शामदीन, खामोशी से खेती बाड़ी में लग जाओ। तुम्हारे खिलाफ अगर किसी ने कोई झूठी रपट भी दर्ज करा दी तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगा, क्योंकि सरकार ने लिखा है कि तुम खतरनाक आदमी हो और खामोशी के साथ सर नीचा करके ज़िंदगी गुजारो। उसने मुझे धमकियां दी और मुझे घर जाने की इजाज़त दे दी। मैं गांव आ गया तो सब मालूम करने के लिए इकट्ठे हो गए। मुझे थाने क्यों बुलाया गया था, मैंने सबको बता दिया। सब ने मुझे कहा कि मैं अपनी ज़बान बंद रखा करूं। मेरे बाप ने मुझे कहा कि मैं ऐसे हो जाऊं जैसे मर गया हूं। बाप ने मुझे मेरी बहन का वास्ता दिया और कहा कि इन्हें इस लड़की की फ़िक्र लगी हुई है। अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरी बहन घर में बैठी रहेगी। मुझे अपनी बहन की फ़िक्र अपने माँ बाप से भी ज़्यादा थी। वो 16-17 साल की हो चुकी थी। खुदा ने उसे खूबसूरती बहुत दी थी और रंग भी अच्छा दिया था। मैं उसकी शादी बहुत जल्दी करने की सोच रहा था। मैंने 4-5 साल जो सर्विस की थी उसकी तनख्वाह में से मैंने घर बहुत पैसे भेजे थे, लेकिन अभी कुछ कमी थी जो अगली फसल से पूरी करनी थी। मैंने बटाई पर भी 2 आदमियों की ज़मीन ले ली थी। 3-4 महीने गुजरे तो शाह साहब थानेदार हमारे गांव में से गुजरा। वो कहीं से आ रहा था। मेरा घर रास्ते में था। मैं अपने दरवाजे पर खड़ा था। मैंने थानेदार को सलाम किया तो उसने घोड़ा रोक लिया और मुझसे पूछा, तुम ही थे ना जिसे मैंने थाने बुलाया था? मैंने कहा कि हाँ, मैं ही था। उसने कहा, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिली। शाबाश, कोई गड़बड़ न करना, मारे जाओगे वरना। मेरी बहन किसी काम से गई हुई थी। उसने देखा कि हमारे घर के सामने थानेदार, नंबरदार और पुलिस के सिपाही खड़े हैं और उनके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, तो वो मेरे पास आ गई। वो डर गई थी कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई है, इसलिए उसने थानेदार को देखा और मुझसे पूछा कि क्या बात है। मैंने उसे तसल्ली दी और घर के अंदर चले जाने को कहा। वो अंदर चली गई। मैंने देखा कि थानेदार मेरी बहन को देख रहा था और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैं जवान था और इस मुस्कुराहट को अच्छी तरह समझता था। थानेदार ने मुझसे पूछा कि ये कौन है। मैंने उसे बताया कि मेरी बहन है। बहुत अच्छा शामदीन, थानेदार ने दोस्ताना लहजे में कहा, कोई फिक्र ना करो, तुम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता।
पहले वो थानेदारों की तरह रौब से बोल रहा था, मगर अब उसके दिल में मेरी हमदर्दी और दोस्ती पैदा हो गई थी। वो घोड़े से उतर आया और मुझे अलग ले जाकर कहने लगा, मैं तुम्हारी आमदनी का एक और जरिया पैदा कर दूंगा। तुम सियाने आदमी हो, जवान हो, चालाक और होशियार हो, खेती बाड़ी भी करो और मैं जो काम दूंगा वो भी करो, बहुत पैसे मिलेंगे। काम क्या होगा? मैंने पूछा। मुखबिरी जानते हो क्या होती है? उसने कहा, मैं सिखा दूंगा। हाँ शाह जी, मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि मुखबिरी क्या होती है, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं लोगों की चुगलियाँ नहीं खा सकता और मैं पुलिस का खुशामदी भी नहीं बन सकता। बेवकूफ़ न बनो शामदीन, उसने कहा। आज किसी वक्त थाने में आ जाना, बड़ी मौज कराऊंगा। इस काम के लिए थाने नहीं आऊँगा, मैंने कहा, और कोई हुक्म देंगे तो दौड़ कर पहुँचूँगा। वो मुझे मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं उसकी नीयत भांप गया था। गरीब आदमी की बेटी को इतना खूबसूरत नहीं होना चाहिए। थानेदार की बात ना मानने की दूसरी वजह यह थी कि झांसी में मस्जिदों में जो वाज सुने थे, उनसे मेरे दिल में कोई चिराग रोशन हो गया था। मैं मुखबिरी को आमदनी का जरिया नहीं बनाना चाहता था। थानेदार मुझसे नाराज होकर चला गया। मैंने सारे गांव को सुना दिया कि थानेदार ने मुझे क्या कहा था और मैंने क्या जवाब दिया है। हमारा नंबरदार एक सिख था, मुख सिंह। वो साथ वाले गांव में रहता था। वो शाम को मेरे घर आया और मुझे लानत मलामत करने लगा कि मैंने एक तो आमदनी का जरिया कबूल नहीं किया, दूसरे थानेदार को भी नाराज कर दिया है। मैंने सिख को कोरा जवाब दिया, मगर वो कहने लगा कि शामू, तुम गरीब आदमी हो, थानेदार की दुश्मनी तुम्हें तबाह कर देगी। मालूम नहीं शाह साहब तुम पे क्यों मेहरबान हो गए हैं, इनकी बात मान जाओ। मुझे मालूम है कि वो मुझ पर क्यों मेहरबान हो गया है, मैंने कहा। मैंने तो अंग्रेज बादशाह के खिलाफ हथियार उठाए थे। कुछ दिन गुजरे तो मैंने एक औरत को देखा। वो हमारे घर कभी नहीं आती थी। अब वो मेरी माँ की और मेरी बहन की सहेली बन गई। मैं जानता था कि वो अच्छी औरत नहीं है। उसके खाविंद को मैं जानता था, वो सबकी तरह किसान ही था, लेकिन उसके ठाठ कुछ और ही थे। गांव के लोग उससे दबते थे। वो पुलिस का मुखबिर था। जाहिर है कि उसकी बीवी भी उसी की तरह की थी। मैंने अपनी माँ को अभी ये नहीं कहा था कि इस औरत के साथ इतना गहरा दोस्ताना ना रखो। इससे पहले माँ ने मुझे कहा कि ये औरत अच्छी नीयत से नहीं आती। मैं ज़्यादा बातें क्या बताऊं? वो थानेदार की भेजी हुई थी और मेरी बहन को फांसने की कोशिश कर रही थी। मैंने एक रोज़ इस औरत से कहा कि वो हमारे घर ना आया करे। उसने अपने खामिद को बताया। खामिद को पुलिस की शय हासिल थी। उसने मेरे साथ रौब से बात की और बात ये की कि मैंने उसकी बीवी की बेइज्जती की है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उसकी बीवी ऐसी नीयत से हमारे घर आती है जो कोई गैरतमंद भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने जब मेरी ये बात भी ना समझी तो मैंने उसे कहा कि अगर उसने मेरे साथ कोई और बात की तो मैं उसे चलने फिरने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मुझे आज भी याद है कि उस शख्स ने कुछ भी ना कहा। मुझे इस तरह मुस्कुराकर देखा जैसे मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ या बच्चा हूँ। 3-4 रोज़ बाद मुझे थाने से बुलावा आया। मैं गया तो थानेदार बादशाह ने कहा, शामदीना, मैंने तुम्हें क्या समझाया था? तुम्हारी खोपड़ी में कुछ नहीं पड़ा? क्या तुम अभी तक नहीं समझे कि तुम सरकार बरतानिया के मुश्तबा हो? मैं हैरान हूँ कि तुम्हारा कोर्ट मार्शल क्यों नहीं हुआ और तुम्हें गोली से सजाए मौत क्यों नहीं दी गई। मेरा कोर्ट मार्शल इसलिए नहीं किया गया कि मैं अकेला बागी नहीं था, मैंने कहा। पूरे 2 स्क्वाड्रन बागी हो गए थे और शाहजी 300 आदमियों का कोर्ट मार्शल इसलिए नहीं किया गया था कि सारे मुल्क के मुसलमान तुर्की की हिमायत कर रहे हैं। सरकार डर गई थी कि 300 आदमियों को सजाए मौत दी तो सारे मुल्क में बगावत फैल जाएगी। मेरे साथ ज़्यादा बकबक मत करो, थानेदार ने रौब से कहा। तुमने बदमाशियां शुरू कर दी हैं। मैं तुम्हें शक में पकड़ लूं तो भी सरकार कहेगी कि इसे 10 साल के लिए जेल खाने में डाल दो। तुम इंसान बनोगे या नहीं? मैंने उसे कहा कि वो मेरी कोई एक बदमाशी बता दे। उसके जवाब में उसने अपने हवलदार को बुलाकर कहा कि इसे हवालात में बंद कर दो। मैंने शोर शराबा किया, लेकिन हवलदार मुझे घसीटकर हवालात तक ले गया। थानेदार ने आवाज़ दी, इधर लाओ इसे। मुझे हवलदार के सामने ले गया तो थानेदार ने कहा, मैं तुम पर रहम करता हूँ, मेरे हाथ में कानून की ताकत है। मैंने फिर भी कहा कि शाहजी, मुझे मेरा कसूर तो बता दें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने मेरे साथ दोस्ती के लहजे में बातें शुरू कर दी और उसने कहा कि तुम्हें उस औरत को अपनी माँ और बहन से मिलने से नहीं रोकना चाहिए था। मैंने उसे कहा कि वो अच्छी शोहरत की औरत नहीं, लेकिन थानेदार ने मेरे साथ ऐसी बातें की जैसे वो मुझ जैसे बेवसीला और गरीब किसानों का खुदा हो। मैं समझ गया था कि उसकी नज़रें मेरी बहन पर हैं। मेरे होठों तक आ गई कि मैं उसे साफ कह दूं कि मैंने तुर्क नहीं देखे,
لیکن ان کی عزت کی خاطر یہ جانتے ہوئے کہ مجھے سزائے موت ملے گی، میں نے بغاوت کی اور مسلمان سواروں کا پورا ساتھ دیا۔ میں اپنی بہن کی عزت ایک تھانے دار سے ڈر کر اس کے حوالے نہیں کروں گا، مگر مجھے ایسی بات کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ میں تھانے میں بیٹھا تھا اور مجھے کسی بھی بہانے سے حوالات میں بند کیا جا سکتا تھا۔ اس زمانے میں تھانے دار اور نمبردار بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ انگریز افسر انہی کی رپورٹوں کو سچ مانتے تھے اور لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ اس نے مجھے گھر جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن میرے دل پر یہ ڈر سوار رہا کہ یہ شخص مجھے پریشان کرتا رہے گا۔ اب میں غریب اور بے آسرا آدمی ہوں، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میرے ماں باپ میری شادی کی باتیں کرتے تھے، قریب کے ایک گاؤں سے ان سے رشتہ مل گیا تھا۔ میری شادی سے زیادہ بہن کی شادی زیادہ ضروری تھی۔ اللہ نے کرم کیا کہ بہن کے لیے بھی اچھے گھر کا رشتہ مل گیا۔ دونوں بہن بھائی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ابھی دن مقرر نہیں ہوئے تھے۔ میرا ایک دوست عبدالقدیر تھا، اس کا گاؤں میرے گاؤں سے 8-9 میل دور تھا۔ وہ میرے ساتھ رسالے میں دوسرے اسکواڈرن میں تھا۔ وہ سروس میں چرس بھی پیتا تھا اور جوا بھی کھیلتا تھا۔ آدمی بدمعاش تھا لیکن دوستی کے قابل تھا۔ میرے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی۔ وہ دوستوں پر جان قربان کر دینے والا آدمی تھا۔ سروس سے نکل کر میں اس سے کبھی نہیں ملا تھا۔ اب اس تھانے دار نے مجھے تنگ کرنا شروع کیا تو میں عبدالقدیر کے پاس چلا گیا اور اسے بتایا کہ تھانے دار میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے اور اس کی نظر میری بہن پر ہے۔ عبدالقدیر میری طرح دیہاتی اور ان پڑھ تھا، لیکن غیرت پر مر مٹنے والا تھا۔ اس زمانے میں تعلیم نہیں تھی، لیکن غیرت اور قربانی کا جذبہ بہت تھا۔ دوستوں میں وفا اور خلوص تھی۔ میری بات سن کر عبدالقدیر کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے بھی سروس سے گھر آنے کے بعد تھانے میں بلایا گیا تھا۔ تھانے دار نے اسے کہا تھا کہ وہ گاؤں میں کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ اس کے بعد اتنا عرصہ گزر گیا تھا، اسے تھانے نہیں بلایا گیا تھا۔ غم نہ کرو شامو، اس نے مجھ سے کہا، میں تھانے دار کی نیت کو سمجھ گیا ہوں۔ اس نے تمہیں زیادہ پریشان کیا تو میرے پاس آ جانا، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اس نے مجھے بہت تسلی دی اور میں اپنے گاؤں آ گیا۔ ایک روز ہمارے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ 6 میل دور کے ایک گاؤں میں ایک ہندو کے گھر ڈاکہ پڑا ہے۔ خبر سنانے والے نے یہ بھی کہا کہ یہ جبو کی واردات ہے۔ جبو ہمارے علاقے کا ایک ڈکیت تھا، وہ پکڑا نہیں جاتا تھا۔ ہمارے لیے یہ خبر بڑی دلچسپ تھی۔ دن بھر گاؤں والے اس ڈکیتی اور جبو کی باتیں کرتے رہے۔ لوگ عجیب عجیب افواہیں اڑاتے تھے۔ جس گاؤں میں ڈاکہ پڑا تھا وہ شاہ صاحب کے تھانے کا گاؤں تھا۔ 2 روز بعد کا واقعہ ہے کہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ تھانے دار آواز دیتے یا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر ہمارے گھر میں آ گیا۔ اس کے ساتھ پولیس کے 3 سپاہی تھے۔ تھانے دار نے انہیں کہا کہ گھر کی تلاشی لو۔ سپاہی اس طرح میرے گھر پہ ٹوٹ پڑے جیسے لوٹ مار کر رہے ہوں۔ میرے گھر میں تھا ہی کیا، ایک کمرہ تھا اور اس کے ساتھ ایک کوٹھری اور ایک چھپر سا الگ ڈال رکھا تھا جس کے نیچے رات کو مویشی باندھا کرتے تھے۔ سامان اتنا ہی تھا کہ ایک ٹرنک تھا اور زنگ لگا ہوا ٹین کا ایک پرانا سوٹ کیس، ڈولیاں اور گھڑے تھے۔ مجھے تھانے دار باہر لے گیا اور ایک آدمی سے کہا کہ وہ میرا کھرا دیکھے۔ اس نے مجھے پرے ہٹا کر زمین پر میرے پاؤں کا نشان دیکھا اور کہنے لگا، ہاں شاہ جی، ایک کھرا تو مل گیا ہے، یہی ہے۔ تھانے دار نے مجھے بڑی ننگی گالی دے کر میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹ کر ایک طرف کرتے ہوئے کہا، چلو ادھر، ابھی مال برآمد کرنا ہے۔ میرے دل سے پولیس کا ڈر اور خوف نکل گیا، لیکن میں خاموش رہا۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ تھانے دار ارد گرد کھڑے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ ڈاکوؤں کا ساتھی ہے، اس کا کھرا موقع واردات پر دیکھا گیا ہے اور کھرا اس گھر تک آیا ہے۔ سارا گاؤں گواہ ہے کہ میں گاؤں سے باہر نہیں گیا تھا۔ میں نے للکار کر کہا، میرے گھر کی تلاشی لے لو۔ تھانے دار نے مجھے اور زیادہ گالیاں دیں۔ میرے گھر کی تلاشی ہوئی، اگر کچھ ہوتا تو برآمد ہوتا نا۔ مجھے تھانے دار اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ میری ماں اور میری بہن روتی چیختی رہ گئیں۔ تھانے لے جا کر تھانے دار نے مجھے برآمدے میں بٹھا دیا اور خود اندر چلا گیا۔ میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد تھانے دار شاید اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی گھوڑی بڑی اچھی نسل کی تھی۔ وہ برآمدے کے ساتھ ہی ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی۔ گھوڑی درخت کے ساتھ اس طرح بندھی ہوئی تھی کہ اس کی باگ درخت کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ باگ کو ویسے ہی ایک گانٹ دی ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں یہاں سے دوڑوں تو گھوڑی تک فاصلہ زیادہ سے زیادہ 12 قدم بھی نہیں تھا۔ باگ کھول کر گھوڑی پر سوار ہو جاؤں تو کیا میں بھاگ سکتا ہوں؟ پھر سوچا کہ میں جاؤں گا کہاں؟ سوچتے سوچتے اپنے جگری دوست عبدالقدیر کی یاد آ گئی۔ میں نے بہت سوچا اور مجھے اپنی بہن کا خیال آ گیا کہ اگر میں بھاگ جاتا ہوں تو
थानेदार को बड़ा अच्छा बहाना मिल जाता कि वो मेरी बहन और मेरे माँ बाप को बार बार थाने बुलाता और जब चाहता मेरे घर पर छापा मारता। इस सूरत में मेरी बहन इससे महफूज नहीं रह सकती थी। मैंने फरार का इरादा तर्क कर दिया। मैं बुज़दिली की वजह से नहीं भाग रहा था, मैं थानेदार को जताना चाहता था कि मैं उसके हाथ नहीं आऊँगा। मुझे ये पता चल गया था कि गरीब आदमी के साथ बेइंसाफ़ी हो तो उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। बरामदे में बैठे बैठे 1.5-2 घंटे गुजर गए। थानेदार आ गया और कुछ ही देर बाद एक सिपाही के साथ मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे बाप आ रहा था। अगर सिपाही उनके साथ ना होता तो मैं समझता कि मेरे माँ बाप मुझे देखने आए हैं। सिपाहियों के कमरे से एक मुसलमान सिपाही बाहर निकला। उसने मेरे करीब होकर थानेदार शाह को गाली देकर कहा, अल्लाह शाह को दुनिया में सजा देगा, गरीबों को तंग कर रहा है। उसने ये बात बड़ी धीमी आवाज़ में कही थी। वो मेरे पास खड़ा रहा। उसने मेरी तरफ देखा और आहिस्ते से पूछा, ओए तुम वाकई डकैती में शामिल थे? मेरे आंसू निकल आए। मेरे मुंह से इतना ही निकला, अल्लाह गवाह है, और मैंने सर हिलाया कि नहीं। सिपाही आगे चला गया, लेकिन उसने शाह साहब को जो गालियां दी थी इनसे मेरा हौसला बढ़ गया। मेरा हौसला अपनी बहन को खतरे में देखकर बढ़ा। सिपाही जो मेरे माँ बाप और बहन को लाया था वो इन्हें बाहर खड़ा करके थानेदार के कमरे में चला गया। मेरी माँ और बहन के आंसू बह रहे थे। मैंने न देखा कि मुझे कोई पकड़ेगा या मुझ पर कोई गोली चला देगा, या मैं जो करने लगा हूँ वो मैं नहीं कर सकूँगा। मैं बिजली चमकने की तरह उठा और थानेदार की घोड़ी की तरफ दौड़ा। मेरी बहन घोड़ी से 3-4 कदम दूर खड़ी थी। मेरी माँ और मेरा बाप उसके पास खड़े थे। इन तीनों ने मुझे देखा। मैंने अपनी बहन को थाने में से उठाकर थानेदार की घोड़ी पर फेंका और खुद भी इसी घोड़ी पर सवार होकर फरार हो गया। तो मैंने ये दिलेरी अपनी बहन की इज्जत इस थानेदार से बचाने के लिए की थी। अगर मैं अकल से सोचने बैठ जाता तो मैं अपनी बहन को साथ लेकर थाने से फरार हो जाऊंगा तो इसका आइंदा क्या नतीजा होगा, तो शायद मैं कुछ भी न करता, अपनी कंवारी बहन को थानेदार के रहमो करम पर छोड़ देता। मैं बहुत खुश था कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा किया है और ये कारनामा मुझे करना ही चाहिए था। मगर मेरे दोस्त अब्दुल कदीर ने मुझे और मेरी बहन को अपने घर में पनाह देकर कहा कि अब ये सोचो कि कब तक छुपे रहोगे और बहन को कब तक छुपाओगे। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अब्दुल कदीर के मकान की छत मेरे ऊपर आ पड़ी हो। तुम बेगुनाह हो शामू, उसने कहा। तुम कसम खाओ न खाओ, मैं तुम्हारी जगह सारी दुनिया के सामने ललकार कर कह सकता हूँ कि अल्लाह गवाह है, शामू बेगुनाह है। लेकिन मेरे दोस्त, तुमने एक थानेदार से टक्कर ली है। वो तो लिख चुका होगा कि शामू थाने की घोड़ी पर थाने से भाग गया है, इसलिए ये साबित होता है कि शामू डकैती में शामिल था। अब वो शाह साहब थानेदार सच्चा हो गया है। ये बिल्कुल सच है कि उसकी बुरी नज़र तुम्हारी बहन पर है, लेकिन तुम्हारा फरार तुम्हें डकैत बना रहा है। अगर तुम साथ दो तो मैं डकैत बनकर भी दिखा दूंगा कादरे, मैंने कहा। हम उसे सर्विस में कादरा ही कहा करते थे। मैंने कहा कि तुमने मुझे समझा दिया है कि मैं अब घर नहीं जा सकता, जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। और अगर तुम कोटे पर खड़े होकर पूरे जोर की आवाज़ से चिल्लाओगे कि तुम बेगुनाह हो और शाह साहब ने तुम्हें तुम्हारी बहन पर नज़र रखकर मुश्तबा बिठाया था, तो भी तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा, कादरे ने कहा। थानेदार इलाके का बादशाह होता है, तुम्हें अब कुछ सोचना ही पड़ेगा। वो तुम्हारे माँ बाप को परेशान कर रहा होगा, तुम्हें अब ढूंढा जाएगा। मैं था तो दिलेर, लेकिन अब्दुल कदीर की इन बातों ने मुझे डरा दिया। मैंने उसे कहा कि भाई कादरे, तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? साफ कह दो कि तुम मुझे और मेरी बहन को अपने घर रखने से डरते हो। क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि मैं अपने गाँव चला जाऊँ? उसने मुझे गाली देकर कहा, तुमने मुझे बुज़दिल समझ लिया है। मैं तुम्हारी दोस्ती पर और तुम्हारी बहन की इज्जत पर अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। तुम्हारी बहन अब मेरी बहन है, क्योंकि ये मेरी पनाह में है। मैंने इसलिए तुम्हें डराया है कि तुमने खुद ही कहा है कि तुम डकैत बनकर दिखा दोगे। मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए अब 2 ही रास्ते हैं। एक ये कि अपने माँ बाप को चोरी छुपे वहाँ से निकालो और इन्हें और अपनी बहन को साथ लेकर कहीं इतनी दूर चले जाओ जहाँ शाह थानेदार का हाथ ना पहुँच सके। मगर ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। दूसरा रास्ता यह है कि छुप छुप कर ही जिंदा रहना है, तो जब्बू डाकू की तरह जिंदा रहो, ताकि लोग याद करते रहें कि कोई शामू डाकू भी हो गुजरा है। तुम साथ दोगे? हाँ, अब्दुल कदीर ने कहा, मैं साथ दूंगा, लेकिन ये सिर्फ 2 आदमियों का काम नहीं, 3-4 और आदमी मिल जाएं तो टोला पूरा हो सकता है।